हाँ जी। अगर मान लीजिए हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, ट्रेडिंग क्या है, आपने कोई चीज बाय करी या सेल करी। चलो ये ग्राफ बना देता हूँ थोड़ा सा। एक चीज ऐसे चल रही थी। अब मुझे बताओ, आप इसे बाय करोगे कि सेल। बताओ। तो अक्षय। डिपेंड करता है ना। हाँ हाँ जी, वो बताओ। डिपेंड करता है ना, क्योंकि अगर लोअर साइड पे है तो। इसका ग्राफ ऐसे चल रहा है, कभी कभी देखो आपको लग रहा था यार ये ऊपर जा रहा है, यहाँ से तो नीचे आएगा नहीं, लेकिन नीचे आ गया। और इतने से नीचे तो ये जाएगा ही नहीं, लेकिन इससे नीचे भी आ गया, स्टॉप लॉस कट गया, लेकिन वहीं से कवर हो गया। अब जब इससे ऊपर गया तो आपको लगा यहाँ से ये बुलिश है, तो आपने यहाँ पर बाय कर लिया। देखो अगर चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये यहाँ पर बाय बनता है, क्योंकि ये इसका इंट्राडे हाई था यहाँ पर। जैसे ही अपना इंट्राडे हाई काटेगा, यहाँ से बाई बनता है। और कब तक बनता है, जब तक अपनी कैंडल बुलिश बनाता चला जाए। जैसे ही इसने एक बीरिश कैंडल बनाई, यहाँ पर आप निकल जाओगे। भाई जैसे इसने गिरने की शुरुआत करी, थोड़ा सा गिरा, 5 मिनट की कैंडल पे गिरा, आप वहां से निकल जाओगे। यहाँ से लेके आपको यहाँ तक 2 रुपए भी मिले तो बहुत है फ्यूचर में। 2,000 का लॉट होगा, 4,000 मिल जाएंगे, 2-4 हजार मिल जाए बहुत है। फिर आपने इंतजार करा, ये इसका हाई था, ये हाई पे एक लाइन मार लिया आपने ऐसे करके। और आपने देखा जैसे ही इसने ये हाई काटा यहाँ पे, और काटने के बाद रेसिस्ट भी करे अगर, तो आप यहाँ शॉर्ट मारोगे, लेकिन यहाँ रेसिस्टेंस नहीं हो पाया, और यहाँ से वापस ऊपर चला गया। जब यहाँ से वापस ऊपर जाएगा तो आप कहोगे इसने यहाँ सपोर्ट ले लिया, ये क्या हो गया, सपोर्ट। और आप यहाँ पर फिर से एक बार बाय करोगे। ये चार्ट समझा रहा हूँ थोड़ा सा अश्विनी, सही समझा रहा हूँ, बता देना मुझे, चार्ट कम ही आता है। नहीं सर। यहाँ पर सपोर्ट आ गया। सपोर्ट आने पे आप इसे यहाँ पर फिर से बाय करोगे, और कब तक करोगे, जब तक ये बेरिश कैंडल ना बना दे। अब आपने यहाँ पर खरीदा, और इसने यहाँ से लेके यहाँ जाके बेरिश कैंडल बनी, यहाँ पर आपने सेल कर दिया ऐसे, तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रॉफिट मिल गया। अब आपने फिर से देखा इसने फिर सपोर्ट को तोड़ा, अब आप फिर चेक करोगे कि यहाँ पर ये रेसिस्ट कर रहा है। तो आपने यहाँ से देखना शुरू करा, जब ये यहाँ तक चला गया, आपने कहा हाँ ये तो रेसिस्ट कर गया। आपने यहाँ पर सेल कैंडल बनाई, यहाँ पर सेल कर दिया आपने। स्टॉप लॉस रखा है इस वाले को, क्योंकि अगर इसे पार करेगा तो आप फिर निकल जाओगे बाहर। तो आपने क्या करा, यहाँ से 1 रुपया नीचे सेल कर दिया, 1 रुपए का स्टॉप लॉस रख लिया। और बेचने के बाद जब तक ये बुलिश कैंडल बनाए, देखो यहाँ से इसने बुलिश कैंडल बनाने शुरू करी, यहाँ पर आके आपको पता चला तो फिर से बाइंग होगी, तो आप यहाँ पर बाय करके निकल गए। यहाँ पर सेल किया, यहाँ पर बाय कर लिया, यहाँ तक का प्रॉफिट ले लिया। अश्विनी समझ में आ रहा है। हाँ जी सर। इंट्राडे ट्रेडिंग पूछी थी आपने, ऐसे करते हैं। उसके बाद आपको फिर पता चल गया ये वाला लेवल। अब अगर ये वाले लेवल से नीचे चला जाए तो फिर से सेल करोगे, लेकिन अगर ये वाला लेवल पार करके ऊपर जाएगा तो बाय करोगे। यहाँ पर आपको फिर से पता चला नहीं, यहाँ से नीचे आया ही नहीं, इसे तो यहाँ से नीचे जाना चाहिए था। यहाँ पर आप प्राइस एक्शन भी चेक कर लोगे, ज्यादा वॉल्यूम के साथ ही पार किया होगा, जब यहाँ से लेके यहाँ तक चढ़ गया, तो आप यहाँ पर कहीं पर फिर बाय कर लोगे, और कहाँ तक, यहाँ पर सेल कर दोगे जहाँ से नीचे गिरना शुरू हुआ। तो कभी कभी तो आपको छोटा टारगेट मिलेगा, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना छोटा टारगेट मिला था, 1-1.5 रुपए मिला। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 2-2.5 रुपए मिल गए। और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से 2 रुपए मिल गए। तो 3 बार मिल गया आपको। अब आप मुझे बताओ फिर से क्या करोगे जब ये यहाँ आएगा। तो अगर ये यहाँ से तोड़ता है और रेसिस्ट भी करता है, तो आप इसी के स्टॉप लॉस से सेल करोगे। और अगर ये यहाँ से वापस ले लेता है बाउंस, तो फिर अब इसी के स्टॉप लॉस से आप इसे बाय करोगे। तो आपने पूरे दिन में एक ट्रेंड लाइन बना ली कि यार ये हाई इसका सपोर्ट और रेसिस्टेंस है, इस हाई के हिसाब से इंट्राडे भाग रहा चल रहा है ये, तो हम काम करेंगे। अब देखो ये मैंने चार्ट बता दिया अश्विनी, चार्ट को ऐसे ही पढ़ते हैं, क्योंकि मैं सर देखता हूँ आप चार्ट जानते हो थोड़ा बहुत। हाँ, वो तो इस यूट्यूब वगैरह से हाँ। देख तो देख के टाइमलाइन वगैरह जो से। आपने YouTube वगैरह से देखा है ना, तो मैंने इसलिए आपको ज्यादा बता रहा हूँ, अक्षय को कम। लेकिन समझने की बात है, मैं चार्ट बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन थोड़ा हाँ बहुत जो जी। जानता हूँ उसके हिसाब से आपको बता दिया। अब आपके हिसाब से भी ये ठीक है, और यूट्यूब वाले सबके हिसाब से ये ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो कह रहा है कि ये ट्रेंड लाइन है, कोई चीज अगर यहाँ से इसे काटती है तो बाय कर लो, और अगर नीचे गिर जाए तो सेल कर दो, निकल जाओ स्टॉप लॉस लेकर, फिर नीचे गिरेगी। अगर आपने कोई चीज बाय या सेल करी उसमें दो ही काम हो सकते हैं, तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। हाँ हाँ। ठीक है। अब मैं कहने लगा, आपने मेरे पास कल एक फोन आया, मैं आपको बस क्या बताऊं उसके बारे में, नाम नहीं बता रहा हूँ। बहुत बड़ा बंदा था, मतलब अगर मैं नाम बता दूंगा ना तो आप कहोगे यार ऐसा बंदा भी ऐसी बकवास बात कर सकता है, इसलिए मैं नाम नहीं बता रहा, क्योंकि हो सकता है मैं इसकी रिकॉर्डिंग डाल दूं कहीं पर, तो फिर उसका नाम बेचारे का चल जाएगा और वो बेचारा फेमस हो जाएगा, फायदा नहीं। तो उस बंदे ने मुझे फोन किया, और यार एक बंदे ने मुझे कॉल दी थी, नॉलेज तो है उसे, नॉलेज तो है, मैं नॉलेज है मतलब। कह रहा यार उसने 60 रुपए पे कॉल दी थी निफ्टी की। निफ्टी क्या रेट चल रही है अभी। की चल रही है सर, 19,310।
उसने उसे 19,210 260 पे कॉल दी, ठीक है, 19,260 पे कॉल दी और 300 पे निकलवा दिया बाहर, ठीक है। राहुल जी आ गए। उसने उसे 260 पे कॉल दी, निफ्टी खरीद लो, और टारगेट दिया उसने 19,300 का। अच्छा मुझे बताओ, निफ्टी में 40 रुपए का टारगेट कोई बड़ी चीज है? नहीं नहीं ना। सर। नहीं। लेकिन उसका टारगेट अचीव होने में 1 घंटा लग गया। 1 घंटे बाद निफ्टी 300 आ गई, कवर हो गई। निफ्टी पहले गिरी हुई थी, फिर कवर हो गई। तो उसकी 1 घंटे बाद निफ्टी 300 कवर हो गई, 310 हो गई। उसका फोन आया, यार बंदे को नॉलेज तो है, नॉलेज तो है, उसने 260 का टारगेट दिया था, वो 260 पे अवेलेबल दिया था कि 300 आ जाएगी, और 300 आ गई। और मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊं, बहुत बड़ा बंदा है, पढ़ा लिखा बंदा है, और कॉमर्स साइड का सीए है, बहुत बड़ा सीए है, नाम नहीं ले रहा हूं। और उसकी अगर मैंने पोजीशन बता दी ना, आप कहोगे किसे बिठा दिया। तो उस बंदे ने मुझे बताया कि 60 रुपए का दिया था खरीदारी, और 300 का लेवल दिया, मतलब 40 रुपए, 40 पॉइंट निफ्टी बढ़ना कुछ भी नहीं है। कभी कभी तो बायर और सेलर के बीच में 40 रुपए का डिफरेंस आ जाता है निफ्टी में। तो 40 रुपए का टारगेट को इतनी बड़ी बात मान रहा था कि वो 300 का टारगेट दिया, और निफ्टी 300 लगा के फिर नीचे आ गए, 305 310 लगा के। और उसे नॉलेज है, नॉलेज है। मैंने कहा अभी क्या चल रही है निफ्टी? कह रहा अभी निफ्टी चल रही है 19,280। मैंने कहा चल मैं लिख के दे रहा, अभी 310 जाएगी। ला 40 पॉइंट का, 50 पॉइंट का एवरेज मैंने भी दे दिया, 320 जाएगी, लिख ले। मैं खरीद ले जा। 40 पॉइंट का टारगेट मैंने भी दे दिया, और मैं दूसरा टारगेट भी दे रहा हूँ। मैंने कहा 240 भी जाएगी आज ही आज। मैं कहा 40 पॉइंट ऊपर भी जाएगी, 40 पॉइंट नीचे भी जाएगी, ले दोनों टारगेट दे दिए, थोड़ी देर में दोनों कवर हो जाएंगे। तब भी उसे समझ में नहीं आई बात। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, कि ये जो हम चार्ट वगैरह पढ़ते हैं ना, ये साइकोलॉजी पे बेस्ड है। जब ये चार्ट नए नए आए थे, तो उस टाइम पर कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, उस टाइम पर बेवकूफ लोग ही ट्रेडिंग किया करते थे। स्टार्टिंग में क्या था कि पढ़े लिखे लोग तो बहुत कम होते थे, सट्टेबाज ज्यादा होते थे। घर से 10,000 चुरा के लाए, सट्टेबाज की तरह दुकान पे पहुंच गए, अरे भाई मेरे 10,000 का खेला, गेम खेल दे जरा। और वो से बोलते थे यार गेम खेल दे, सट्टा खेल दे। और वो निफ्टी बैंक निफ्टी में सट्टा खेलते थे, यार ले मेरे 10,000 लगा दे, बस 10 के 20 हो जाएंगे तो मेरे निकाल दियो, वरना 10,000 का आज चले जाएंगे। तो वो कहते थे खरीदने पे लगा दे या बेचने पे, इतना ही बताते थे। बाकी सारी कैलकुलेशन कौन करता था? ब्रोकर, कि 10,000 इसके जाने पे स्टॉप लॉस है, 20,000 इसके इतने पॉइंट पाएंगे, वो टारगेट है। और वो लगा देता था, जो पहले आ जाता था वो या तो 10,000 अपनी जेब में रख लेता था, या 10 के 20 करके उसे देता था, और अपने अकाउंट में ट्रेडिंग कराता था उसे, उसका अकाउंट भी नहीं होता था। तो क्या होता था, क्योंकि सारे ही सट्टेबाज हैं, तो वहां पर क्या होता था, वो फिर कहते थे कि यार 19,000 पे आके गिरती है, 19,000 पे आके गिरती है। अब एक मान लो अगर सुनना है 2 बार 60,000 आके नीचे चल जाए ना 2 बार, तो एक अनपढ़ आदमी कहेगा यार 60,000 तो ऊपर जाता, सोना बस 60,000 पे भेज दो और 58 पे ले लो। वो एक रूल बना के बैठ जाएगा, क्योंकि वो अनपढ़ आदमी है, उसे पढ़ा लिखा नहीं है। उसे इतना समझ नहीं है गोल्ड कब बढ़ेगा कब घटेगा, प्रॉफिट से क्या होता है, लॉस से क्या होता है, किससे क्या होता है। उसे तो ये पता है 58 पे खरीदा और मैंने 60 पे बेचा, मुझे 2 बार प्रॉफिट हुआ है। तो वो तीसरी बार भी यही करेगा, 58 पे खरीदेगा और 60 पे बेचेगा। तो एक बंदा आया थोड़ा पढ़ा लिखा था, जैसे इकोनॉमिक्स आती थी, उसने कहा कि जिस लेवल पे बार बार मार्केट आके गिरेगी, जिस लेवल पे बार बार मार्केट आके गिरेगी, वो लेवल को हम रेसिस्टेंस बोल देंगे, क्योंकि बहुत सारे बेवकूफ बैठे हैं उस रेसिस्टेंस के हिसाब से बेचने के लिए। तो क्या हुआ, जब उसने ऐसे थ्योरी ला कर दी तो वो काम करने लगी, क्योंकि हर बार सोना 60,000 से गिरता था, 60,000 पे आके लोग बेच देते थे, ट्रेडर, सट्टेबाज। और नीचे 58 57 58 जहां भी मिलता था वहां खरीद लेते थे। तो उसने भी वही थ्योरी दे दी कि जहां से चीज बार बार गिरेगी हम उसे रेसिस्टेंस बोल देंगे, और जहां से बार बार उठेगी हम उसे सपोर्ट बोल देंगे। तो ये थ्योरी चल गई। जब ये थ्योरी चल गई, तो उसने और थ्योरी देनी शुरू करी। उसने कहा कि जब भी रेसिस्टेंस टूटेगा ये, तो ये बनेगा सपोर्ट। मतलब जितने भी ट्रेडर थे जो बार बार 60 पे आके बेच देते थे, 60 पे आके बेच देते थे, वो बेच दिए उन्होंने। क्या हुआ, जब यहां से 58 पे खरीदारी हुई तो खरीदारी कुछ ज्यादा ही हो गई, और होते 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 जब 60 पे बेचने की बारी आई, तो जो बेचने वाले ट्रेडर थे, जिन्हें हम बोलते थे अनपढ़ आदमी, वो बेचने वाले पड़ गए कम। और क्योंकि उसका बेसिक ही बढ़ गया, अब गोल्ड 65,000 होने का टारगेट आ गया, तो 60,000 से ऊपर निकल गया। तो जो बेचारे बेचने वाले थे वो बेच के निकल गए 60,000 पे, उसके बाद भी मार्केट नहीं गिरी। तो अब क्या होगा, वो हो जाएंगे परेशान, बिना खरीदे तो वो रह नहीं सकते। तो जो 60 पे हर बार बेचते थे वो कहते थे अब ये 60 से नीचे नहीं जाने का, 60 का रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया। अब वो 60 के सपोर्ट से इसे खरीदने लगते हैं 61 और 62 पे भी। और अब अगला टारगेट मान लो, अब की बार 63,000 से घूम के आई, तो 63,000 अगला रेसिस्टेंस हो गया। तो अब क्या हो रहा है कि वो 60 पे खरीद रहे हैं और 63 पे बेच रहे हैं। अब अगर कभी 60 टूट गया,
तो फिर से यार मैंने गलती कर दी, 60 से ऊपर खरीद के 58 और 60 का ही सपोर्ट था इसे, तो अब से फिर से क्या होगा, 60 वाला रेजिस्टेंस बन गया और ये 58 वाला सपोर्ट बन गया। तो ये थ्योरी काम करने लगी। समझ में आ रही है अश्विनी मेरी बात? हाँ जी, हाँ जी। अक्षय आपको भी समझ में आ रही है? हाँ जी। तिवारी जी कैसे हो? ठीक है सर जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। समझ में आ रही है मेरी चार्ट कैसे बने शुरू शुरू में? जी सर। वेरी गुड। तो चार्ट बनाने वाला कोई नहीं था, कहीं से इकोनॉमिक्स पढ़ के आ गया था। इकोनॉमिक्स में उसने डिमांड एंड सप्लाई पढ़ ली थी, तो उसने डिमांड एंड सप्लाई को चार्ट से जोड़ दिया कि इस लेवल पे अगर बार बार सप्लाई आ रही है तो फिर वो रेजिस्टेंस का ही काम करेगा और सप्लाई ही आएगी। ठीक है ना? और ऐसी अगर कहीं पर डिमांड आ रही है तो फिर वहां से डिमांड आएगी, वहां से वो सपोर्ट का काम करेगा। तो ये कुछ नहीं है, ओवरऑल डिमांड एंड सप्लाई है चार्ट। अब आपने चार्ट जितने भी पढ़े हैं ना, वो डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंडेंट है। अब मेरा कहना ये है कि जब भी अगर रेसिस्टेंस तोड़ रहा है, ये रेसिस्टेंस और सपोर्ट तोड़ रहा है, अगर ये वॉल्यूम के साथ तोड़ता है, वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम ज्यादा हो जाए, चाहे गिरने वाली हो चाहे बढ़ने वाली हो, वॉल्यूम की कैंडल जो नीचे बनती है अगर वो ज्यादा है, एवरेज से ज्यादा है, जो बाकी पिछले 1 घंटे में वॉल्यूम थी उससे ज्यादा वॉल्यूम हो रही है, तो फिर मैं उसे कहूंगा उतना ही बड़ा टारगेट देगी। वो जितनी ज्यादा वॉल्यूम उतना ही बड़ा टारगेट। लेकिन याद रखना, ये जो वॉल्यूम की कैंडल है ना, ये तोड़ने के 2 मिनट बाद तक तेज रहनी चाहिए, 1 मिनट बाद तक तेज रहनी चाहिए। तो आपने क्या देखना है कि जो वॉल्यूम वाली कैंडल है, जब ये रेसिस्टेंस या फिर सपोर्ट तोड़ रही है, उसके 1 या 2 मिनट तक भी उतनी वॉल्यूम होनी चाहिए। अगर सिर्फ 1 ही मिनट के लिए वॉल्यूम तेज हुई तो फिर वो फंसाने वाला काम हो जाएगा, आपको फंसाना चाह रहा है। वो फिर ऑपरेटर का काम है कि 1 मिनट में वॉल्यूम दी, सबके स्टॉप लॉस उड़े और फिर नीचे सपोर्ट तोड़ा, ऊपर का रेसिस्टेंस तोड़ा, लोगों को लगा यहाँ से बाइंग आएगी, सबके स्टॉप लॉस उड़ गए और फिर नीचे आएगी। हाँ, अगर 2 या 3 मिनट तक वो वॉल्यूम रहे तो फिर वो तेज होगी, उस 2-3 मिनट में तेज नहीं होगी। फिर तो वो बायर खरीद रहे हैं, बायर खरीदते हैं। देखो, जब भी बायर खरीदेगा, जब बायर खरीदेगा तो वो चाहेगा कि एकदम से ना खरीदूं, धीरे धीरे खरीदूं। धीरे धीरे खरीदेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे, अभी हमने क्लास शुरू नहीं करी है नीरज जी, सिर्फ प्रॉब्लम ले रहा हूं कि चार्ट कैसे बने। हाँ जी। तो बायर जब खरीदेगा तो वो चाहे भली वॉल्यूम में खरीद रहा है, लेकिन वो क्या खरीदेगा, वो कहेगा भैया मैं 250 रुपए के रेट पे बेच दिया 1 लाख शेयर। 1 लाख शेयर की बिड डाल देगा 250 रुपए पे, और 250 रुपए पे ही खरीद देगा। अब जो दे रहा 250 पे दे दो, वरना मैं 251 पे नहीं खरीद रहा हूँ। वो 250 पे बैठ जाएगा। अगर 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट तक उसे 250 में जितने शेयर मिल जाएंगे मिल जाएंगे, फिर वो अपना रेट बढ़ा के 255 करेगा। जब उसे लग रहा है कि 50 पे नहीं मिल रहे तो 55 कर देगा, पहले 51 करेगा, 52 करेगा, 55 तक बैठ जाएगा। अब 55 पे भी आधा घंटा बैठेगा, उसे खरीदने की कोई जल्दी नहीं है। 55 पे भी पूरे शेयर 1 लाख ना मिले तो फिर बैठेगा 260 पे, यानी कि पूरे दिन में जाके 250 से 260 करेगा रेट। और ये भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 250 में बैठेगा पहले, फिर 251 में बैठेगा, फिर 252 में, पूरे दिन में 2 या 3 रुपए बढ़ाएगा। लेकिन जो ऑपरेटर होगा वो क्या करेगा, वो 1 लाख शेयर की बिड डाल देगा 250 पर। और आपने कभी कभी देखा भी होगा कि 250 पे 1 लाख शेयर की बिड डालते हैं, 5 मिनट में ट्रेड नहीं हुआ उसके अंदर, लेकिन वो 1 लाख शेयर गायब हो गए। वो सिर्फ दिखाने के लिए 1 लाख शेयर डाल रहा है, और अगर रेट 151, 251 चल रहा है तो बिड 250 पे डालता है, जिससे कि मुझे देख के 251 वाला 252 कर देता रेट। 1 लाख शेयर अगर 250 पे बैठे होंगे, तो जो 249 पे शॉर्ट कवरिंग के लिए बैठा है वो 251 की बिड कर देगा, यार 1 लाख बंदों के बायर आ गए 250 पे, तो ये तो रेट बढ़ेगा, तो वो 249 वाला भी 251 पे खरीद लेगा। वो सिर्फ दिखाने के लिए 1 लाख डाल रहा है, खरीदेगा नहीं, क्योंकि ये है ऑपरेटर, ये रेट बढ़वाना चाहता है बस, और कुछ नहीं। तो अभी क्या करता है, 1 लाख शेयर की बिड डालता है 250 पे, और जैसी रेट 250 आता है अपनी बिड डाल देता है। इसके हाथ में 5-10 हजार शेयर लगेंगे, जैसे ही 5-10 हजार शेयर इसके अकाउंट में आए, जैसी बिड पास होनी शुरू हुई, अपनी 90 हजार की बिड कैंसिल कर देगा, और अब की बार अपनी बिड डाल लेगा हटा के 248 पे, जिससे कि 248 को देख देख के लोग 250 पे खरीद लें। तो इसका मेन पर्पस होता है इसके रेट किसी भी तरीके से बढ़ाना। और जब इसका रेट या तो बढ़ जाएगा इसे देख के, 250 का 252, 53, 54, 55 हो जाएगा, और 55 पे अपने सारे शेयर निकाल देगा, ऑपरेटर है क्योंकि ये। और अगर इसका प्लान ये वाला कैंसिल हो गया, 250 से रेट टूट टूट के 248 आ गया, फिर 247 पे लगा दिया, तो 247 से क्या करेगा, 247 से एक ही बारी में 1 लाख शेयर खरीदेगा, मार्केट मार के। एक लिमिट ऑर्डर होता है, एक मार्केट ऑर्डर होता है। तो ये क्या करेगा, मार्केट ऑर्डर मारेगा। कैसे, 247 पे 10 हजार शेयर की लिमिट मार देगा, और 247 वाला रेट 249 तक चला जाएगा। 249, 247 से 249 की एक बड़ी सी कैंडल बनेगी, लोगों को लगेगा यार क्या हो रहा है इसके अंदर, तो बाइंग आ रही है, एक बड़ी सी कैंडल बनेगी एकदम से। फिर 249 से टूट के तो ऐसे 248 आ रहा होगा, कहेगा यार तो अभी मेरा चक्कर चला नहीं, यहाँ पर 10 हजार शेयर और खरीद लेगा। अब की बार फिर से कैंडल बनेगी, 250 तक की बनेगी वो, क्योंकि मार्केट मार रहा है। 250 तक के शेयर इसने एक बार में ले लिया, 10 हजार शेयर। 250 की कैंडल बनी तो जितने भी शॉर्ट वाले बैठे होंगे ना, कहेंगे यार कोई ऑपरेटर आ गया इसके अंदर, इसे भगा देगा, तो वो अपनी शॉर्ट कवरिंग शुरू कर देंगे।
तो उस हिसाब से, और जो बायर होगा जिसने खरीदी है, यार इसमें तो बड़ी बड़ी कैंडल बनी, मैं नहीं बेच रहा, अब अगर वो 250 में बेचना भी चाह रहा होगा ना, 255 की बिड डालेगा, वो बेचेगा नहीं। तो इस तरीके से ऑपरेटर इसके रेट बढ़ा लेगा। अब क्या करेगा, 250 में भी एक बड़ी सी कैंडल बनाएगा 252 तक की। ऐसा करने से इसका रेट सच में ऊपर आ जाएगा, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग वाले शॉर्ट कवर करने लगेंगे, और जो सेलिंग करने वाले तो बड़ी बड़ी कैंडल देख के सेल नहीं करेंगे और अपने टारगेट बढ़ा लेंगे। इसके रेट बढ़ के 255 हो जाएगा। अब ये 255 पे धीरे धीरे बेचना शुरू करा, क्योंकि ऑपरेटर है, इसने अगर 1 लाख शेयर की बिड डाल सकता है, तो कोई 1-2 लाख शेयर नहीं खरीदे हुए इसने खरीद रखे हैं मान लो 5 लाख शेयर। और ये 5 लाख शेयर एक दिन में नहीं बेच सकता। सेबी का रूल है कि एक दिन में तुम इतने शेयर बेच ही नहीं सकते, तुम्हें बल्क डील के थ्रू बेचने पड़ेंगे, लेकिन बेचना उसे यहाँ है, बल्क डील में कोई लेने को तैयार नहीं है। तो ये क्या करेगा, 50-50 हजार 1-1 लाख शेयर रोज बेचेगा, अलग अलग अकाउंट से बेचेगा। तो ये 50,000 1 लाख या 2 लाख शेयर ही रोज बेच सकता है, मतलब 5 लाख बेचने के लिए 3 दिन तक रेट यहीं रखना पड़ेगा। तो ये बहुत धीरे धीरे बेचेगा, 255 पे 20,000 शेयर बेच देगा आराम आराम से। फिर 255 से ऊपर ही रखेगा रेट, फिर 256 आएगा तो वहां पर 20-30,000 बेच देगा। ऐसे करके 1 लाख शेयर 1.5 लाख शेयर रोज बेचेगा बस। 55, 56, 57 तक ही रहेगा रेट। 57 पे जाते ही बेचेगा, 55 पे जाते ही थोड़ा बहुत सपोर्ट देगा खरीदने का, या अपनी सेलिंग कम कर देगा। ऐसे करते करते ऑपरेटर धीरे 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 एग्जिट हो जाएगा। कभी कभी फ्यूचर में बेच देगा, अगर उसे लग रहा है कि यार ज्यादा ही मैं नहीं संभाल पा रहा 5 दिन तक, तो फ्यूचर में बेच देगा 5 लाख शेयर और डिलीवरी दे देगा। समझ में आया? तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे चार्ट को लोग समझने लगे, चार्ट के हिसाब से चलने लगे, चार्ट के स्कूल खुल गए, और चार्ट को देख के लोग ट्रेड करने लगे। अब जब किसी एक चीज पे लोग सब मानने लगे, तो फिर वो क्या हो जाता है, वो कंसेप्ट बन जाता है। अगर 1 लाख बंदे एक पागल को वोट दे दें, किसी गांव में पागल है वो, डॉक्टर ने लिख के दे रखा है ये सोच समझ नहीं सकता, लेकिन मान लो कि उस बंदे को 1 लाख वोट किसी गांव में वोट देते, और उस गांव में है ही 1.5 लाख बंदे। अब 1.5 लाख में से 1 लाख बंदों ने से वोट दे दे, क्या उसे कोई प्रधान बनने से रोक सकता है? नहीं रोक सकता। ऐसे ही हमारे देश के 20-30% लोग चार्ट से काम करते हैं, चार्ट के हिसाब से ही काम करते हैं। जब सपोर्ट टूटे तो रेसिस्टेंस बन जाता है, रेसिस्टेंस टूटे तो सपोर्ट बन जाता है, कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बने तो जितना टारगेट ये था उतना टारगेट हमें यहां से उतना मिल जाएगा, ये टारगेट हो जाता है, ये स्टॉप लॉस हो जाता है, ये एंट्री हो जाती है बाइंग की। ये सब कंसेप्ट सिखा दिए गए बहुत पुराने टाइम से, आज से नहीं है, 100 साल से सिखाए जा रहे हैं। धीरे धीरे करके नए कंसेप्ट, जब ध्यान समझना, जब तक लोगों को इनके बारे में नहीं पता था, तब तक तो चार्ट काम आता था, याद रखना मेरी ये वाली बात, तब तक चार्ट काम आता था। अब चार्ट की कोई वैल्यू नहीं रह गई। मैं आपको बताता हूँ, मेरी जानकारी में सूरत के इतने बड़े बड़े ऑपरेटर है, वो पता है क्या करते हैं, वो कहते हैं यार निफ्टी का चार्ट खोल। मैंने कहा लो जी खोल दिया। भाई देख हमें तो चार्ट देखना आता नहीं, कोई चार्ट देखने वाला बुला। मैं कहा जी बुलाता हूँ। मैंने कहा जी 19,000 पे तगड़ा सपोर्ट है। 19,000 पे सपोर्ट का मतलब बता गुप्ता मुझे, ऐसे बोलते हैं मेरे से, बुढ़े हैं सारे। कहते 19,000 के सपोर्ट का मतलब बता। मैं कहा जी 19,000 एक ऐसा सपोर्ट है कि अगर किसी ने 19,500 पे शॉर्ट मारा होगा, 19,300 पे सपोर्ट मारा शॉर्ट मारा होगा, तो वो 19,000 पे जाके कवर कर लेगा। उसे लगता है यार यहाँ पर तो बाइंग करनी बनती है, कि 19,000 पे जाके 19,500 वाले 300 वाले सबके सब अपने शॉर्ट कवर कर लेंगे, और जिसने भी 19,500 को खरीदा होगा, 19,300 को खरीदा होगा, वो 19,000 पे एवरेज करेगा, वो एवरेज करेगा 19,000 पे। कह रहे मतलब तेरे कहने का ये है कि 19,000 पे तो कोई पागल भी खरीदेगा। मैंने कहा हाँ जी 19,000 पे ऐसा तगड़ा सपोर्ट है कि 19,000 पे तो कोई पागल भी खरीदेगा। कह रहे अच्छा, अगर मान ले तेरे पास 10 लाख थे और तूने 10-10 लाख का खरीद लिया, अब तेरा शेयर टूट के 19,000 आ गई निफ्टी, तू क्या करेगा? मैं कहा सर अगर मेरे पे 10 लाख थे और मैंने 10,000 निफ्टी में लगा रखे तो वो टूट के 19,000 आ गई, मेरी 19,500 की है, तो मैं 2 लाख रुपए का कर्जा लेके 19,000 पे तो एवरेज कर ही लूंगा। इतना तगड़ा सपोर्ट है 19,000 पे। कि तेरा क्या मानना है, 19,000 पे इतना तगड़ा सपोर्ट है तो कितने पॉइंट बढ़ेगी? मैंने कहा सर छोटा सा भी बाउंस बैक आएगा ना, तो 19,000 पे इतना तगड़ा सपोर्ट है कि 19,100 तक तो एक बार घूम के वापस आई जाएगी, कि 19,000 एकदम से नहीं टूटेगा, 19,000 पे आएगी फिर 19,100 तक तो आई जाएगी। कह रहे अच्छा इतना तगड़ा सपोर्ट है, बहुत बढ़िया। कह रहे अब वो क्या करते हैं, उनके बहुत बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। कहते चल ठीक है 19,000 पे तगड़ा सपोर्ट है ना, चल ठीक है अब हम निफ्टी गिराएंगे। कि अगर मान लो 19,000 का तगड़ा सपोर्ट है तो तुम उसे कब मान लोगे कि ये टूट गया? मैं कहा सर कम से कम 100 पॉइंट तो मानेंगे। मतलब कि अगर किसी बंदे ने 19,000 पे पोजीशन बनाई है कि यहाँ तो सपोर्ट है, वो अपना लॉस कहाँ बुक करेगा? 18,900 पे तो वो बुक कर ही लेगा, 100 पॉइंट का उसका स्टॉप लॉस। कि हाँ कि ठीक है बेटे अब हम इस निफ्टी को ले जाएंगे 18,820 तक। 900 वाले भी गए, 850 वाले भी गए,
और 825 वाले भी गए। लास्ट हमने सपोर्ट बताया सर 825 से नीचे तो कोई टूट रुकने का ही नहीं, क्योंकि 825 से नीचे कोई तगड़ा थोड़ा छोटा भी सपोर्ट नहीं है। उसके बाद तो अगला टारगेट 17,500 18,500 बनता है। अच्छा, तो बस अब हम इसे 1820 तक ही ले जाएंगे, 18,820 तक। और आप चेक कर लो पिछले 5 दिन के टारगेट चेक कर लो, निफ्टी ने जब भी लो लगाया है ना, जो तगड़ा सपोर्ट था ना, तगड़ा सपोर्ट, उससे 100-150 पॉइंट नीचे लगाया बैंक निफ्टी ने भी और निफ्टी ने भी। तो याद रखो कि अब जो ऑपरेटर है ना, जो ऑपरेटर जो मार्केट को चला रहे हैं, जिनके में पैसा है, उन्हें भी चार्ट देखना आता है। वो बिल्कुल उल्टा काम करते हैं। जहां पर आपने स्टॉप लॉस लगाया है ना, बस वहीं तक ले जाएंगे मार्केट को। चाहे उन्हें उनका टारगेट 18,500 ले जाने का है, लेकिन उन्हें पता है कि आपने जो स्टॉप लॉस लगाया वो 18,900 का लगाया हुआ है, तो उसे पहले दिन 18,900 तोड़ेंगे। बस 900 तोड़ने के बाद वापस 19,100 लेकर जाएंगे, जिससे कि 19,100 आते ही दोबारा से घुसेंगे लोग। 19,000 वाले 19,000 वाले लोगों को दोबारा घुसवाएगा, दोबारा घुसेंगे। उन्हें फिर से पता है कि पिछली बार 900 का स्टॉप लॉस रखा था, अब की बार स्टॉप लॉस रखा होगा लो का। अब की बार हमने लो लगाया था 825 का, सबने 825 का स्टॉप लॉस रखा होगा। अब की बार भाई साहब 790 तक लेके जाएंगे, 50 तक ले जा लेंगे, 750 तक ले जा लेंगे, 700 तक ले जा लेंगे। उन्हें 500 ले जाने के लिए भी 4 बारी में लेके जाएंगे। एक बारी में ले जाने में प्रॉफिट एक बार मिलेगा, 4 बारी में ले जाने में प्रॉफिट 4 बार मिलेगा। तो याद रखिए, चार्ट से अब कुछ नहीं होता। चार्ट से काम करोगे लॉस में रहोगे। चार्ट से सिर्फ इतना देख सकते हो आप कि लॉन्ग टर्म मतलब कि अब आज भी 20 से 30% लोग चार्ट से काम करते हैं। आज भी 20 से 30% लोग आज भी चार्ट से काम करते हैं। और मैंने बताया अगर किसी पागल आदमी को भी 1 लाख बंदे किसी गांव में वोट दे देंगे तो वो प्रधान बन जाएगा। ऐसे ही जब चार्ट से काम आजकल लोग कर रहे हैं, तो चार्ट के हिसाब से बाउंस बैक आता है, चार्ट के हिसाब से शॉर्ट कवरिंग आती है, चार्ट के हिसाब से बाइंग आती है, लेकिन छोटी आती है, छोटी। फंसते भी चार्ट के हिसाब से। फिर चार्ट का कोई लेवल तो नहीं है ना। चार्ट क्या बोलता है भाई, 19,000 का सपोर्ट है, 19,000 पे बाय कर ले, 19,000 पे बाय कर ले। लेकिन अगर 19,000 टूट गया तो बेटे फिर 19,000 का ही रेसिस्टेंस है, अब सेल कर। तो फिर चार्ट का फायदा क्या हुआ? ना तो चार्ट ये कह रहा है 19,000 पे खरीद, चार्ट तो ये कह रहा है कि 19,000 पे अपनी किस्मत आजमा ले। अगर 19,000 से बाउंस बैक मिल गया तो बल्ले बल्ले, वरना तेरी दैट है फीस, फिर बेच दे। और बेचने का तो अगर 19,000 से ऊपर आ जाए तो उसमें भी लॉस बुक कर ले। मतलब चार्ट ने पहले तो कहा 19,000 पे खरीद ले, 19,000 पे तुम खरीद के बैठ गए, जैसे 19,000 तोड़ा तो चार्ट ने कहा लॉस बुक कर ले। और फिर अब तुम शॉर्ट करके बैठ गए, क्योंकि वो जो सपोर्ट था वो बन गया रेसिस्टेंस। आपने 19,000 पे बेच के बैठ गए। अब अगर 19,000 फिर से टूट गया ऊपर की तरफ, बेटे फिर से लॉस बुक कर ले, अब खरीद के बैठ जा। और ऑपरेटर को तो सब पता है भाई, अगर तुम खरीद रहे हो तो वो बेच रहा है, यानी कि ऑपरेटर बेच रहा है। अगर ऑपरेटर के हाथ में मार्केट है ना, तो बेटे चार्ट के हिसाब से तुम्हें कभी प्रॉफिट आएगा ही नहीं। तो तुम्हें कहां पर प्रॉफिट लॉस, यानी कि अब चार्ट किसी काम के नहीं रहे, क्या काम का रह गया? देखो, चार्ट के साथ साथ तुम देखो ओपन इंटरेस्ट, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट बनाने में लगता है पैसा, और पैसा किसका लगता है? ऑपरेटर का ही। अब तुम अगर देख रहे हो कि 19,000 पे सपोर्ट है, तो तुम्हें देखना है, चलो 10 मिनट की क्लास है, उसके बाद हम ठीक 9 बजे क्लास शुरू करेंगे। और क्या कहते हैं, अगली 50 पे मैं इस क्लास को बंद कर दूंगा। जैसे 19,000 पे अगर मान लीजिए सपोर्ट है, और साथ में आप देखो क्या 19,000 की पुट भी है? 19,000 की पुट पे ओपन इंटरेस्ट कितना है? कॉल से 2 गुना है या नहीं है? अगर 19,000 की पुट में कॉल से 2 गुना ओपन इंटरेस्ट है, तो ये फिर तो ये सपोर्ट है, वरना सपोर्ट नहीं है। मतलब फिर तो इसमें ऑपरेटर घुसा हुआ, 19,000 टूटेगा ही टूटेगा। तो मेरे हिसाब से चार्ट के साथ साथ अब चार्ट की कोई वैल्यू नहीं रह गई है, क्योंकि ऑपरेटर को चार्ट देखना आता है। वो चार्ट के उल्टा काम कर रहे हैं। जहां पर आपने स्टॉप लॉस रखा है, ऑपरेटर वहीं तक लेकर जाएगा। और जैसे ही सबके स्टॉप लॉस कटेंगे, आपसे बड़े वालों के भी, आपका स्टॉप लॉस तो छोटा है, आपसे बड़े वालों के जो और वो खरबों लेके काम कर रहे हैं, उनको भी नुकसान देते हैं ऑपरेटर। और जब सबके स्टॉप लॉस कटते हैं, वहीं से बाइंग आती है दोबारा। और वो ऑपरेटर ने थोड़ी देर के लिए बढ़ाया है, ऊपर लाने के बाद फिर से फंसाएगा। तो तुम्हारी जेब में थोड़े बहुत पैसे तुमने पिछली बार बचा लिए थे, वो भी लेगा। और जब बिल्कुल मार्केट में हाहाकार मच जाएगा ना, बेचने वाला खरीदने वाला रहेगा ही नहीं, ऑपरेटर के पास माल इकट्ठा हो जाएगा नीचे का, तब ऑपरेटर मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं, ऑपरेटर को सिर्फ चार्ट के हिसाब से काम मत करो, ओपन इंटरेस्ट देखो। अगर आप अपनी ओआई के हिसाब से काम करोगे, क्योंकि उसे बनाने में लगता है पैसा, और जो ओआई बनाने में पैसा लगाएगा वो मार्केट खरीद भी लेगा। ओआई में जिसने 100 पुटे खरीदी हैं, 100 पुटे बेची हैं, उसके पास इतना भी पैसा है कि वो सच में मार्केट में पैसा खरीद लेगा। वो रिलायंस का शेयर खरीद लेगा। अगर रिलायंस की पुट खरीद सकता है वो, तो वो रिलायंस का लॉट भी ले लेगा, उस पर इतना भी पैसा है। तो जिस बंदे ने ओपन इंटरेस्ट बनाया ना, सेलर ने पुट का, वो इतना पैसा भी रखता है कि कल को अगर मार्केट गिर गई तो सच में पैसा लगा देगा, 1,000 करोड़ रुपए भी लगा देगा, तो वो मार्केट बचा ले जाएगा। यानी कि जो ओपन इंटरेस्ट मैंने आपको सिखाया है ना, ऑप्शन चेन, जो मैंने आपको ऑप्शन चेंज का ओपन इंटरेस्ट रीड करना सिखाया, सपोर्ट रेसिस्टेंस बनाना सिखाया, वो आपके काम आएंगे, चार्ट काम नहीं आएगा।
चार्ट तो मैं मना करता हूँ देखने के लिए, चार्ट तो देखना ही नहीं चाहिए। अगर आपको देखना है चार्ट तो लॉन्ग टर्म के लिए देखो कि ओवरऑल 6 महीने पहले ये स्टॉक कहां तक गया था, कहां तक गिरा था। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ चार्ट बिल्कुल जीरो हो गया, लेकिन चार्ट अब 10-20% ही काम आएगा, क्योंकि चार्ट ऑपरेटर को भी देखना आ गया और ऑपरेटर प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रहा है, चार्ट को सही करने के लिए काम नहीं कर रहा कि मुझे चार्ट को सही करना है कि चार्ट ने कहा 19,000 से रिकवरी आएगी तो मैं 19,000 से रिकवरी दूंगा ही। ऑपरेटर तो उल्टा काम करते हैं। अगर कभी कभी आप देखते होंगे कि 19,000 पे रिकवरी आनी चाहिए तो रिकवरी 800 से आती है, 18,800 से, क्योंकि 200 पॉइंट का जिन लोगों ने 19,000 पे बाई किया उनका स्टॉप लॉस था, इसलिए 18,800 से रिकवरी आई। फिर ऑपरेटर को ये भी पता है कि अगला सपोर्ट 18,800 बन गया, अब वो 19,200 पे ले जाने का फिर गिरता है, अब की बार 18,800 से भी नीचे लेके जाता है, अब 700 पे लेके जाता है। और जब तक आप अपनी पोजीशन होल्ड करके रखोगे जब तक ऑपरेटर जो है आपको लॉस देता रहेगा। हाँ, लेकिन वो वाले बंदे होते हैं बेटे गिरा तो कितना गिराएगा, मैंने 19,000 पे खरीदी तो 18,000 लिया, मैं नहीं बेच रहा। अगर आप 18,000 तक भी होल्ड करके रखोगे तो अगर आप होल्ड कर रहे हो तो बेची किसने है, ऑपरेटर ने। अब ऑपरेटर कह रहा है यार मैं जितनी सारी बेच चुका, मुझे खरीदने के लिए मिल ही नहीं रही। बस जिस दिन ऐसा हो जाएगा ऑपरेटर को लॉस होना शुरू होगा, उसी दिन ऑपरेटर कहेगा बेटे शॉर्ट कवर करो, यहाँ से मार्केट को ऊपर लेके जाओ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऑपरेटर की लॉन्ग पोजीशन चेक करो। जिस दिन ऑपरेटर की लॉन्ग पोजीशन 25% रह गई, 50% के नीचे वो शॉर्ट बनना शुरू हो जाते हैं। जिस दिन ऑपरेटर की पोजीशन 40% से नीचे होनी शुरू होगी, मतलब उसे टेंशन शुरू हो जाएगी, वो उसे 40 से 35 तक ले जा सकता है, 32 तक ले जा सकता है, बस इससे ज्यादा नहीं। 25 तक भी ले जा सकता है, बस इससे ज्यादा नहीं ले जाएगा। 25% लॉन्ग पोजीशन जिस दिन ऑपरेटर के पास होगी, मतलब एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन 25% हो गई, उस दिन मार्केट में शॉर्ट कवरिंग जरूर आएगी। और जो शॉर्ट कवरिंग अप्रैल में आई थी, मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल रखी है, आप मेरी 31 मार्च की वीडियो देखो, 29 मार्च की देखो, 25 मार्च की देखो, पूरे मार्च महीने की देख लो। मैं रोज एफआईआई का डेटा बताता था, मैंने एफआईआई का डेटा बनाना बंद कर दिया, लेकिन मैं मार्च के महीने में रोज बनाता था कितनी लॉन्ग पोजीशन है, कितनी लॉन्ग पोजीशन है। और मैं रोज कहता था बस आने ही वाली है शॉर्ट कवरिंग, आने ही वाली है, आने ही वाली है। पूरे मार्च के महीने में नहीं आई, लेकिन मार्च के बाद जब आई ना, तो अप्रैल मई जून जुलाई अभी तक शॉर्ट कवरिंग से ही भागा है बाजार सारा का सारा। और फिर इतनी शॉर्ट कवरिंग आई कि जो एफआईआई की पोजीशन 20% पे आ गई थी, वो 20% वाली पोजीशन 60% पे हो गई थी। और आजकल एफआईआई की पोजीशन कितनी चल रही है, 44%, 39 तक भी आ गई थी। कल की पोजीशन मैंने डाल रखी है व्हाट्सएप ग्रुप पे, एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन कितनी है, शायद 39% है अभी इस टाइम। तो बहुत ज्यादा शॉर्ट बना रखे हैं एफआईआईज ने भी। शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी, कभी भी आ सकती है, तो तुम ये मत समझो यहाँ से मार्केट और गिरेगी। देखो गिर तो सकती है, एफआईआई ने 60% शॉर्ट किए हुए हैं और 40% लॉन्ग। अगर मैं 39% लॉन्ग पोजीशन बोल रहा हूँ, उसका मतलब क्या है, 39% लॉन्ग किए हुए हैं और बचे हुए 61% शॉर्ट किए हुए, मतलब शॉर्ट ज्यादा किए हुए हैं। तो शॉर्ट इसीलिए कर रखे कि मार्केट गिरानी है, लेकिन शॉर्ट कवरिंग भी आ जाती है कभी भी। तो चार्ट ज्यादा यूज नहीं करने हैं, ओपन इंटरेस्ट यूज करना है जो समझाया है, 3% की स्ट्रेटेजी यूज करनी है, और जितने भी कंसेप्ट सिखाए गए हैं वो यूज करने हैं। चार्ट से सिर्फ लॉन्ग टर्म व्यू लो, शॉर्ट टर्म व्यू चार्ट से नहीं लेना है। अश्विनी जी समझ में आई मेरी बात? ठीक है सर। इत्तेफाक रखते हो मेरी बात में कुछ दम है लगता है हाँ हाँ, कि चार्ट को क्योंकि छोड़ना पड़ेगा अब? हाँ, क्योंकि ये चीज होती है कि जैसे नीचे गिरता है, इनफैक्ट ये मैक्सिमम है बैंक निफ्टी में, हाँ? नीचे गिरा फिर अचानक वो ना एक से दो बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाता है और आप बंदा चेक क्या करो, करता है, वही एंटर करता है। हाँ आप पिछले एक महीने का चार्ट चेक कर लो। पिछले एक महीने के चार्ट में जो एक महीने के हिसाब से रेसिस्टेंस बन रहा था, सपोर्ट बन रहा था, आप चेक करो क्या उसे उसने, मतलब उसने उसे चेक की, उसने वहां पर रुका, वो नहीं रुका। और वहां से कितने पॉइंट नीचे तक गया, आप एक अंदाजा लगाओ, एक इंसान जो कॉल पुट में काम करता है कितने का स्टॉप लॉस लगाता है? 100 पॉइंट का। निफ्टी में 100 पॉइंट, बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट, इतने का भी कोई लगाता नहीं। मैं बड़े बंदों की बात कर रहा हूँ, जो बढ़िया ट्रेडर है, जो लाखों करोड़ों से काम करते हैं, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता है बैंक निफ्टी के टोटल में, यानी कि कॉल में 50 पॉइंट का। तो 100 पॉइंट अगर इंडेक्स में कोई स्टॉप लॉस लगा रहा है, वो बड़ा ट्रेडर है। आप देखो जो भी आपका सपोर्ट रेसिस्टेंस था उससे 150 पॉइंट ऊपर ही जाती है। जो ऊपर का सपोर्ट था उसमें 150 पॉइंट ऊपर तक जाएगी, और जो नीचे रेसिस्टेंस लेवल था, उस नीचे सपोर्ट लेवल था, आपको लग रहा था यहाँ से तो घूमनी चाहिए, उसे तोड़ के 150 पॉइंट नीचे तक जाती है और वहां से घूमती है। और वहां पर कोई सपोर्ट था भी नहीं, फिर भी घूम गई 150 पॉइंट पे। अगर 500 का सपोर्ट था तो 350 से क्यों घूमी? 350 पे तो कोई सपोर्ट भी नहीं था भाई, आपके हिसाब से 500 का सपोर्ट था, 350 पे कोई सपोर्ट नहीं था, 350 से क्यों घूमी? क्योंकि ऑपरेटर उल्टा कर रहा है और ऑपरेटर करता इसको रहेगा। स्टॉप स्टॉप हाँ, इसको स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी हाँ, कहते हैं ना, जैसे स्टॉप लॉस हंटिंग। जानबूझ के स्टॉप लॉस खाए जाते हैं। अच्छा, तो मार्केट इतनी बेसब्री हो गई क्या कि एक बंदा बिठा के पूरी मार्केट का बेवकूफ बना रहा है? मतलब एक ऑपरेटर बन गया, मान लो मेरे हाथ में 1,000 करोड़ रुपए का फंड है, 10 अकाउंट है मेरे पे, 100-100 करोड़ रुपए सब में है, तो 1,000 करोड़ रुपए का फंड हो गया, तो क्या मैं पूरी मार्केट पे राज करूंगा? फिर तो बैंक ऑफ अमेरिका पे इंडिया से 20-200 गुना पैसा है, बैंक ऑफ अमेरिका के पास इंडिया के वर्ल्ड बैंक से
200 गुना पैसा है, पूरे वर्ल्ड को लोन देता है आईएमएफ। फिर तो आईएमएफ को सारे काम छोड़ के इंडिया जैसी छोटी छोटी बंदों की मार्केट में बैठ जाना चाहिए, जाके ऑपरेटर बनना चाहिए, ऑपरेटरों की भी मां बहन कर देनी चाहिए। फिर तो ऐसा नहीं है ना, स्टॉप लॉस हंटिंग किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है, 100-200 पॉइंट नीचे करना हमारे हाथ में है। तो वो क्या कर रहा है कि जिसको चार्ट देखना आता है ना, वो उसको उल्टा कर रहा है। बड़ा इजी है 100-200 पॉइंट को अपने हिसाब से चलाना, ऑपरेटर के लिए इजी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सारे छोटे ट्रेडर जिनके कैपिटल ही 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख है, वो देख रहे हैं चार्ट। चार्ट देखना बंद कर दो बिल्कुल, चार्ट से कुछ नहीं होना, चार्ट तो अब देखता ही नहीं कोई। अगर आप अब भी चार्ट देख रहे हो तो आप जिंदगी में कभी ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। चार्ट वह बहुत बढ़िया कंसेप्ट था जो बंदा चार्ट लेकर आया था। जब चार्ट आए थे उस टाइम तक चार्ट का यूज कोई नहीं करता था, इसलिए चार्ट बढ़िया था। जब जब कोई कंसेप्ट सब यूज करने लगेंगे वो बेकार हो जाएगा। अभी मैंने आपको ऑप्शन चेन का कॉन्सेप्ट सिखाया, जिस दिन ऑप्शन चेन का कॉन्सेप्ट सब यूज करने लगेंगे ना, उस दिन ऑप्शन चेन का कॉन्सेप्ट भी खराब हो जाएगा। फिर उसमें कुछ और नई चीज आ जाएगी, लोग हेजिंग बनाने लगेंगे। देखो मेन पैसा किसने बनाना, ध्यान रखना, जंगल का एक ही राजा होता है, शेर एक ही होता है। तो जिस दिन उस शेर की स्ट्रेटेजी आपको पता लग गई ना, वो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर देगा। ये चार्ट वाली स्ट्रेटेजी पहले सिर्फ पढ़े लिखे लोग करते थे, फंड मैनेजर करते थे चार्ट का यूज, इसलिए वो चलती थी। अब चार्ट का यूज ना 50,000 लगाने वाला ट्रेडर भी कर रहा है, इसलिए चार्ट अब नहीं चलेंगे। जिस दिन राजा शेर की जो स्ट्रेटेजी होगी सब करने लगेंगे यूज, उस दिन शेर अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर देगा। और याद रखना, जो स्ट्रेटेजी शेर यूज कर रहा है ना, बस वही चलेगी। इसलिए मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा, आज की क्लास में नहीं सिखाऊंगा, अभी थीटा की क्लास आज खत्म कर देंगे, बहुत मतलब आ गई है आपको, स्ट्रेटेजी सिखाएंगे। सारी स्ट्रेटेजी सिखाने के बाद मैं फिर आपको FII DI का डेटा रेड करना सिखाऊंगा। अगर आप शेर को फॉलो करो, अगर आप राजा को फॉलो करोगे तो आपको लॉस क्यों होगा। तो आपने रोज की रोज FII DI का डेटा पढ़ना है और वहां से अंदाजा लगाना है कि FII DI क्या कर रहे हैं। FII DI जो कर रहे हैं आपने बस वही करना है आंख बंद करके। अगर आप वही करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। मैं ऐसा ही कर रहा हूँ पिछले कई साल से और मैं प्रॉफिट में हूँ। और मैं देख भी रहा हूँ, जब सब कहते हैं ना मार्केट गिरेगी गिरेगी, मेरा FII का डेटा बोलता है नहीं यार मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आएगी, तो अगले दिन आती भी है। चलिए 1 मिनट रह गई है, इसके बाद हम क्लास शुरू करेंगे। FII DII सर स्टॉक में लगाते हैं पैसा कि फ्यूचर ऑप्शन में लगाते हैं? दोनों में सब में लगाते हैं, स्टॉक में, कैश में, फ्यूचर में, कॉल में, पुट में, सब चीजों में लगाते कोई हैं। जो FII का डेटा होता है, जैसे 1,000 करोड़ की खरीदारी की लगाए, तो 1,000 करोड़ कहाँ लगाए हैं, स्टॉक में कि वो फ्यूचर जो ऑप्शन में? आप देखते हो कि FII ने 1,000 का बाइंग करी और DII ने 1,000 की सेलिंग करी, वो होता है कैश का डेटा। तो वो तो उन्होंने लगाया कैश में, लेकिन मैं कहता हूँ कैश का डेटा तो आपका बेवकूफ बनाने के लिए लगाते हैं। मेन डेटा होता है कॉल पुट और फ्यूचर का, वो सिखाऊंगा आपको, देखना।